हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट्स टू ब्रिक्स। अब यहाँ पर यूएस के जो नए प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ब्रिक्स का जो रिसेंट समिट हुआ है जो रशिया के कजान में कंडक्ट करा गया है, नाउ वहां पे मेजर जो एम्फेसिस रहा है वो एक ऐसा हम ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं जो विदाउट यूएस हो शायद, बिकॉज एट द एंड उन्होंने एक न्यू करेंसी की बात करी है। ठीक है, स्पेशली पुतिन जो है वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं कि एक न्यू करेंसी जो डॉलर के अगेंस्ट में हो। क्यों है इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन यह ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगा, साथ ही साथ चाइना और रशिया बाकी नेशंस पे क्या होगा। ब्रिक्स वाकई जिस तरीके से ग्रो कर रहा है क्या वो ग्रो कर पाएगा, या फिर ये वापस से हम कह सकते हैं कि यूनिलैटरलिज्म की तरफ देश आगे बढ़ेगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली आप आर्टिकल देख सकते हैं कि ट्रंप threat to BRICS over ditching the dollar, what he can do, what it will mean for US and India। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो ट्रंप है बेसिकली इन्होंने जो प्रोटेक्शनिज्म ट्रंप 1.0 के समय इन्होंने अपनाया था, तो वो वापस से इंपोर्ट्स जो है लगातार उनको लेकर के यहाँ पे चैलेंजेस की बात करी है। उसके पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रिक्स नेशंस क्या है जिनको नहीं पता है उनको हम बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ में। नाउ 2001 में बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम जिम ओ निल रहा है। ठीक है, उन्होंने सजेस्ट करा है इसको ब्रिक्स को। ठीक है, इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नाउ ब्रिक्स जब इनिशियली बना तो नाम सही समझ में आ रहा है, ब्राजील होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैप में देख सकते हैं ब्राजील है, साथ ही साथ में यहाँ पे रशिया है, ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा नेशन। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इंडिया भी है, चाइना भी है और साउथ अफ्रीका है। ये पांचों कंट्रीज मिला करके ब्रिक्स बने और आगे चल करके ये ब्रिक्स प्लस भी हो गए हैं, जिनमें ईरान भी शामिल हो गया है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, यूएई है। ऑफिशियली अभी सऊदी अरेबिया जो है वो इनवाइट उनको करा गया है, लेकिन अभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अर्जेंटीना जो है वो इस लिस्ट से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि उनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आए हैं, वो प्रो यूएस से हैं, तो इस वजह से वो ऐसे किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं होंगे जो टारगेट करेगा ऑब्वियसली अमेरिका को। तो ये ब्रिक्स का मतलब ग्रुपिंग है और प्रीलिम्स में डेफिनेटली एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको याद रखना है इनका लोकेशंस। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ ये जो तस्वीर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस समिट में इंडिया और चाइना का जो डिसएंगेजमेंट टॉक्स रहा है वो काफी सक्सेसफुल हुआ है। जहां 2020 में हम देखेंगे कि किस तरीके से गलवान वैली के बाद में जो दोनों ही देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट का जो सर्विस है वो भी रिजम्पशन काफी समय से नहीं है, उसको लेकर बात हो रहा है। ट्रेड को लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो मतलब इंडिया जो है वो इंपोज कर रहा था टैरिफ, और साथ ही साथ में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों ही देशों के जो बायलैटरल टेंशन्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये जो हाथ दोस्ती का आप देख रहे हो ये अब कितना आगे बढ़ता है, ये डिपेंड करता है कि चाइना भी अपने पॉलिसीज को किस तरीके से जो वो धीरे धीरे एक प्रॉक्सी पाकिस्तान को टेररिज्म की तरह प्रमोट करते हैं, कितना उसको लेकर के भी वो कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं। बट ये जो है वो शायद यूएस को पसंद नहीं आया है, क्योंकि यहाँ ये जो तीन लीडर्स हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां दुनिया में एक बहुत बड़ा स्फीयर भारत का आपको देखने को मिल जाएगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, साथ ही साथ में विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो आपको देखने को मिल जा रहा है, सॉफ्टवेयर हब जो है भारत, और इसी के साथ साथ में आप चाइना देखोगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं रशिया की हम बात कर ले तो डिफेंस के फील्ड में रशिया जो है वो बहुत बेहतर कर रहा है, तो ऑब्वियसली यूएस को शायद ये पिक्चर जो है वो पसंद नहीं आया होगा। ठीक है, इन बिटवीन अगर हम आगे देखें तो यहां हम थोड़ा सा अब यहां से आपको नोट डाउन करते चलना है। ये जो ऊपर लोगो आप देख रहे हैं ये स्विफ्ट के बारे में है। ठीक है, यहां पे हम समझेंगे पिक्चर क्या है। देखिए अब प्रेसिडेंट ट्रंप को चिढ़ क्यों है इस बात का, तो यहां पे स्विफ्ट जो है इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन ये लास्ट का इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन के बारे में बात नहीं हो रहा है, इट्स नॉट लाइक कि ट्रांजैक्शन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ये है स्विफ्ट का फुल फॉर्म, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। और जब हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो आपको ब्रसेल्स बेल्जियम, बेसिकली बेल्जियम जो देश है वहां आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूरोप में ये स्थित है।
नाउ स्विफ्ट जो है ऑब्वियसली इसमें मोर देन 190 मेंबर कंट्रीज हैं और इनका काम क्या है, अब एक बैंक से दूसरे बैंक में जब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो यहाँ पे ये एक मैसेज कैरियर का काम करते हैं, ठीक है। अब आपको मान लो इंडिया से यूएसए में ट्रांजैक्शंस करने हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एक बैंक है जो गेटवे का काम करेगा, वो सिर्फ एक मैसेज को जो है वो इन्फॉर्म करने का काम करेगा, तो ये स्विफ्ट का काम है। और बगैर इसके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो कि गूगल से पेमेंट मिलता है तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट पेमेंट के लिए वो वहां पे आपसे स्विफ्ट कोड मांगेंगे, क्योंकि उसके बगैर जो है वो पेमेंट आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो ये है स्विफ्ट का मतलब। अगर और मैक्सिमम अगर हम 90% ट्रेड देखें वर्ल्ड लेवल पे तो वो यूएस डॉलर्स में होता है। तो यहाँ पे स्विफ्ट में जो बहुत बड़ा चंक है, क्योंकि इनका काम क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, तो ये टेलीकम्युनिकेशन मैसेज करियर ऐप है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी ये मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये यही बताएंगे कि इतना डॉलर जो है वो किसी के खाते में क्रेडिट हो गया है, क्योंकि 90% डॉलर में ही हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि यूएसए ने ये जो कंट्री है रशिया और ये जो कंट्री है ईरान, इन दोनों को ही स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब बात समझिए, ईरान को भी उन्होंने बाहर निकाल दिया है, रशिया को भी उन्होंने बाहर निकाल दिया है। दोनों ही कंट्रीज काफी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान का मतलब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस तो है ही, यहां आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है। थोड़ा सा आप मैप को एम्फेसाइज करिएगा तो ये आपको गल्फ ऑफ ओमान से आप आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ, इनके बीच में जो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाबल मंडप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दोनों ही है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये इंपॉर्टेंट है, बाबल मंडप नीचे है, ठीक है। सवाल हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज सिचुएटेड बिटवीन पर्शियन गल्फ, ठीक है, एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो ये पहला सवाल कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो लोकेशंस के बीच है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ इसलिए क्योंकि ये बेसिकली वाटर से जो एम्बेडेड है, घिरा हुआ है। अब ईरान में कुछ और इंपॉर्टेंट है लोकेशंस, जैसे कि जागरोस माउंटेन्स, प्लेसेस इन न्यूज में यूपीएससी डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए एल्बर्स माउंटेन्स, ठीक है। ऊपर कैस्पियन सी भी आप देख रहे हैं, और कैस्पियन सी जो है वो भी 5 कंट्रीज ही हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। वो कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो बेसिकली उनको आप ये तारीख के ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे ईरान जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें रशिया भी है, अजरबैजान भी है, ईरान भी है, कजाकिस्तान भी है और तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान है, आप चाहो तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। एक तो तुर्कमेनिस्तान होगा, ठीक है, फिर रशिया होगा, इसके अलावा ईरान है, अजरबैजान है, और लास्ट हम बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हमारा ट्रिक सजेस्ट करता है, तो टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान, ठीक है। के से कजाकिस्तान, यूरेनियम एनरिचमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। यूरेनियम एनरिचमेंट की बात आप जब करोगे कजाकिस्तान में तो ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा इस देश में, ठीक है। नाउ कमिंग बैक अगेन टू द टॉपिक, ईरान जो है वो दस्ते लूट, ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दस्ते लूट ये डेजर्ट है, तो डायरेक्ट सवाल हो सकता है दस्ते लूट, जाग्रोस माउंटेन्स, एल्बर्स माउंटेन्स, ठीक है। दस्ते कबीर यहाँ पे आप देख रहे हो, बाकी कैस्पियन सी ऊपर आप देख रहे हैं, नीचे आप देख रहे हैं किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में। तो ये स्ट्रेटेजिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मतलब मेजोरिटी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो यहाँ से पास होता है, और इसके नीचे जो बाबल मंडप स्ट्रेट है वहां से होता है। तो पहला बात तो ईरान ने जो है बेसिकली इनके ऊपर सैंक्शंस अमेरिका ने इंपोज कर दिया कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वेपन्स बनाने के लिए, और इसलिए इनके ऊपर सैंक्शंस लगा, यानी कि जो स्विफ्ट है उससे बाहर कर दिया गया इनको। अब रशिया के तरफ अगर हम देखें, इनको भी आप मैप में ध्यान से देख लीजिएगा, सी ऑफ ओखोत्स्क जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कारा सी जो है, बेरेंट्स सी जो है, क्योंकि ये सब प्लेसेस इन न्यूज में यूपीएससी डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ सकता है, तो इसीलिए लेक बाइकल जो डीपेस्ट लेक है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब भी ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत अच्छे से किसी भी कंट्री के मैप को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। और इसके अलावा अब रशिया को भी इन्होंने बाहर निकाल दिया, क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से 2022 में। अब इन दोनों ही कंट्रीज को निकालने के बाद में इंडिया का डिपेंडेंसी ईरान के ऊपर में भी है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैस्पियन ये जो आपका है बेसिकली सी को कनेक्ट करते हुए हमने यहाँ पे डेलाराम जरान्स हाईवे जो अफगानिस्तान में हमने बनाया है ईरान को कनेक्ट करने के लिए, इवन INSTC, ठीक है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो रशिया तक भारत जो है और फर्दर यूरोप तक अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो इसके लिए ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान में ही बेसिकली चाबहार पोर्ट जो है उसके बारे में ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, चाबहार पोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो इंडिया जो है वो यहाँ पे चाबहार पोर्ट से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा आईमेक से, आईमेक अलग चीज है, वो हम किसी फर्दर वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।
वो ये नहीं है, ठीक है। IMEC इज समथिंग डिफरेंट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ही कंट्रीज को बाहर निकाल दिया गया है। दोनों ही कंट्रीज जो है वो डॉलर का यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब इंडिया इनसे अगर कोई सामान परचेज करेगा वो डॉलर में नहीं परचेज कर पाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्या भारत इनसे ट्रेड रिलेशंस कंप्लीटली जीरो कर देगा? बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूएस जो है फिर वो इन्फ्लुएंस करने लग जाएगा कि किसी थर्ड कंट्री के साथ हम ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, और ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। अब इंडिया जो है वो लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ बन रहा है, तो अगर हम उस तरीके से हैं तो हमें यहाँ पे उन चीजों का ऑल्टरनेटिव्स देखना पड़ेगा। अब ऑल्टरनेटिव क्या था उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया है, नोट डाउन आप लोग कर रहे हैं। कुछ नहीं समझ आएगा तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ में चलते हैं, जहां पे अगेन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन करे हैं, दैट ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका विथ 100% ऑफ इंपोर्ट टैरिफ्स के कोई भी सामान अगर इन कंट्रीज से अमेरिका में भेजा जा रहा है तो उनके ऊपर वो 100% इंपोर्ट टैरिफ लगा देंगे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्स अमाउंट का है तो उसके ऊपर 100% टैक्स लगा के उसको इतना हाइक कर दो कि फिर वो अमेरिकन मार्केट में बहुत महंगा हो और लोग उसको ना खरीदें, ठीक है। ये इनका कॉन्सेप्ट है। और ओवरऑल एक नया जो ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात हो रही है उसको लेकर के ये चिढ़े हुए हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि ये रिप्लेस करने की बात कर सकता है अमेरिकन डॉलर को, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा रिजर्व करेंसी में वेटेज होल्ड करता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 90%, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम भारत के ऑल्टरनेटिव्स पे भी आएंगे कि इंडिया ने कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स के बारे में डिस्कस करा है, और वो इकोनॉमिकली भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विथ ब्राजील, ठीक है। यहाँ ब्राजील का मैप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अब ब्राजील में जब हम देखते हैं, ये देखिए आप थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अमेज़न रिवर जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा आराम से आप देख लीजिए। साथ में यहाँ पे पैंटानल वेटलैंड्स जो है, ये पैंटानल वेटलैंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पैंटानल वेटलैंड्स भी आपको पता होना चाहिए कि ब्राजील में ही है, बिकॉज ब्राजील इस साल प्लेसेस से न्यूज में इंपॉर्टेंट है G20 के समिट के लिए, ठीक है, जिसमें अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गए हैं। तो ये यहाँ पे है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का लाइन ये आपको देखने को मिल रहा है, साथ ही इक्वेटर का लाइन, तो ये दोनों ही ब्राजील से जा रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां से तीनों ही गुजर रहे हैं, कैंसर हो, इक्वेटर हो या फिर कैप्रिकॉर्न हो। लेकिन एक देश के बारे में हम देखें तो ये हमको बेसिक पॉइंट्स पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अटलांटिक ओशन जो है वहां पे भी आपको ये देखने को मिल रहा है। एंड जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं दोनों, बोलीविया एंड पैराग्वे, आपको ये भी पता होना चाहिए साउथ अमेरिका की ये दोनों लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। लेक टिटिकाका का भी आपको देखने को मिल जा रहा है। तो ये कुछ बाकी का ज्योग्राफी जो है, आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट रियो डी जेनेरियो देखें, जिनके ऊपर 1997 अर्थ समिट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये यहीं से इमर्ज होता है। रशिया की बात जब हमने करी है तो रशिया भी आप देख ले सकते हैं, बेरेंस सी, कारा सी, लैप्टेव सी, ठीक है, ये सारे ही हैं। और लेक बाइकल जो डीपेस्ट लेक है, ठीक है। यहाँ जस्ट हमने कैस्पियन सी को डिस्कस करा कजाकिस्तान के साथ में। उरल सी, बेसिकली जो अरल सी है उसके ऊपर भी जस्ट बिकॉज कि ये ड्राई हो रहा था, श्रिंक हो रहा था, तो इसके ऊपर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि किन दो नेशंस के बीच में अरल सी जो है वो सिचुएटेड है, ठीक है। तो आप बाकी का देख सकते हैं, सी ऑफ ओखोत्स्क जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो साउथ अफ्रीका में अगर हम देखें तो ये जो लिम्पोपो रिवर है, दैट इज द ओनली रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऑल्दो आई विल सजेस्ट कि आप इसको लिख लीजिए। इसके अलावा कालाहारी डेजर्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो कालाहारी डेजर्ट भी आपको ध्यान रखना है। स्वाजीलैंड जो है वो खुद का एक अलग देश है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इसके 3 कैपिटल्स है साउथ अफ्रीका के, दैट इज बेसिकली प्रिटोरिया, ब्लोएमफॉन्टेन एंड केप टाउन, ठीक है। ये तीनों जो स्टार मार्क बने हुए हैं ये 3 कैपिटल है। साउथ अफ्रीका इज द ओनली कंट्री जहां पे 3 कैपिटल आपको देखने को मिल जाएंगे। और केप ऑफ गुड होप भी आपको देखने को मिल रहा है, जहां से बेसिकली हमने देखा था किस तरीके से हिस्टोरियंस जो हैं वो भारत एंटर किए थे, स्पेशली पोर्टुगीज से जो अराइवल हुआ था। और हिस्टोरियन से याद है हमने मॉडर्न हिस्ट्री का भी सीरीज चालू करा है, तो आप उसको भी जरूर फॉलो करते रहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बेसिकली ये तो अपना प्यारा देश, और इसके अलावा यहाँ पे चाइना जो है वो भी आप देख रहे हो। अच्छा, ये पॉइंट्स तो हमने देख लिए हैं। अब इंडिया का थोड़ा सा हम ऑल्टरनेटिव भी डिस्कस कर लेते हैं कि भारत ने अभी तक किस तरीके से फिर इन दोनों कंट्रीज के साथ में ट्रेड को जारी रखा। बिकॉज अब हम ट्रेड जैसा कि हमने डिस्कस करा वो तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, तो इंडिया ने डिवाइस करा एक मैकेनिज्म जहां पे लोकल करेंसीज को प्रमोट किया गया थ्रू ये वॉस्ट्रो अकाउंट जो है, और नॉस्ट्रो भी एक है, ठीक है। ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए।
ऑल्दो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस करा है। वॉस्त्रो अकाउंट जो है उसके तहत ये है कि मान लेते हैं कि दो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, एक जो है ही इज फ्रॉम इंडिया और दूसरा अगर हम ट्रेडर देखें ही इज फ्रॉम रशिया। अब ये दोनों ही जो हैं वो आपस में ट्रेड करते हैं। अब यहाँ से क्या है कि ये रशिया से, चलो वहाँ पे क्रूड ऑयल जो है, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस है तो बहुत ज़्यादा इनके पास ऑप्शंस नहीं है, तो इंडिया को जब ये क्रूड ऑयल जो है वो सेल कर रहे हैं तो ये यहाँ से जब इसको भेज रहे हैं भारत में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया जो है वो आसानी से ले पा रहा है क्योंकि यहाँ पे डॉलर जो है उसका वैल्यू हटा दिया गया है और यहाँ से ये ले रहे हैं इन रूपी, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है, अब यहाँ पे इसको, इस इकोनॉमी को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि बेसिकली वॉस्त्रो जो है उसको हम समझ लेते हैं, नॉस्त्रो अपने आप को उसका वाइसी वर्सा है। अब यहाँ पे क्या है कि इंडिया का लेट से एसबीआई जो बैंक है वो यहाँ रशिया में एक अपना अकाउंट सिर्फ ओपन कराएंगे, ठीक है, सिर्फ अपना अकाउंट, ब्रांच नहीं, ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रशिया के किसी भी बैंक में, लेट से कोई भी एक बैंक, XYZ बैंक है रशिया का, वहां पे वो अपना एक अकाउंट ओपन कराएंगे। अब यहाँ से जो ये ट्रेडर है ये भारत से ये अपना पैसा रुपीस में एसबीआई के उस ब्रांच में अपने गए, डाल दिए और फिर वो वहां से तुरंत उस पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहा है और ये यहाँ पे इनको रुपीस के फॉर्म में मिल जा रहा है, ठीक है। और फर्दर यहाँ से अगर कोई ले रहा है, जो यहाँ इंडिया वालों को अगर एक्सपोर्ट करना है तो ये यहाँ पे रूबल्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रूपी और रूबल जो है ये बहुत आसानी से दोनों ही अपने लोकल करेंसीज में ट्रेड कर पा रहे हैं। अब यहाँ अमेरिकन डॉलर्स से तो उनको छुट्टी मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक और नया निकल के आया। सी, इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है बायलैटरली वो 65 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का है, ठीक है। ऑल्दो ये भारत कह रहा है कि इसको हम 100 बिलियन डॉलर्स तक लेकर के जाएंगे। ऑल्दो जब हम चाइना के साथ कंपैरेटिवली देखते हैं तो ये बहुत ह्यूमंगस है चाइना का, उनका ऑलमोस्ट 200 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। थोड़ा हम इसको देखेंगे डिटेल में, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अब इंडिया जो है वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, ठीक है। यहाँ हम एक ट्रेड डेफिसिट में हैं क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि रशिया के पास में जो रूपी है वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अब वो रूपी इतना ज्यादा कंपाइल होता जा रहा है कि फिर उसका वो बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली भी रूपी जो है वो बहुत ज्यादा एक ग्लोबल करेंसी नहीं है, अनलाइक जो चाइनीज रेनमिनबी है, क्योंकि वो हम देखें तो बहुत ज्यादा चलता है एज कम्पेयर टू रूपी। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। और चाइना के केस में क्या है कि चाइना एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है, तो वो दोनों बैलेंस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम जरूर निकल के आया है। खैर, आपको ये वॉस्त्रो अकाउंट समझ में आ गया होगा, नॉस्त्रो इसका ठीक उल्टा है, यही चीज जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आए। अब ये मैकेनिज्म जो है वो भारत ने डेवलप किया, इससे हम ईरान के साथ में भी ट्रेड कर रहे हैं, इससे हम रशिया के साथ में भी, और हर वो पर्टिकुलर कंट्री जहां पे अमेरिका अपना इंटरफेरेंस जो है वो बना रहा है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं आगे थोड़े और पॉइंट्स को। अब जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा कि ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उसको आप जरूर लिख लीजिएगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जिन्होंने अभी तक वो जब से आए हैं उन्होंने हमेशा से एक ही पॉलिसी लिया है, दैट इज प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगेंस्ट है मल्टीलैटरलिज्म के, अगेंस्ट है, क्योंकि उनको वो फेवर करते हैं और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है इनका, ये हमेशा से यूनिलैटरलिज्म को ही बढ़ावा दे रहा है। और यूनिलैटरलिज्म जो है वो एट दी एंड सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री का ही डोमिनेंस को वो मतलब देखना चाहते हैं। एंड रीजन बीइंग कि इन्होंने ब्रिक्स या जो भी इसके रेस्पेक्ट में, अभी इन्होंने जब कैंपेन भी जब ये कर रहे थे तब भी इन्होंने कहा था कि इस तरीके के वो किसी भी इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ट्रंप जो है वो कितना इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, देखिए अगर इन रियलिटी हम देखते हैं, सच में अगर ट्रंप कर भी देते हैं तो इसमें लॉस किसका है, ऑब्वियसली यूएस का भी है। यूएस इकोनॉमीज जो है, सबसे पहला बात तो ये है कि जब इंडिया से चाइना से प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो इंपैक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यूएस में जस्ट बिकॉज कि वहां पे जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना, क्योंकि लेबर के दाम ज्यादा है वहां पे, तो वहां पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हैं, तो लोग अफोर्ड कर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर वो लोग अफोर्ड वही प्रोडक्ट करना चाहेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो कम होगा। इसी के साथ साथ में अगर हम देखेंगे तो जबरदस्ती ये यूएस डॉलर जो ऑलमोस्ट 90% है, उसके चक्कर में प्रॉब्लम क्या होगा कि अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बहुत बेहतर नहीं निकल के आएगा, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि एट दी एंड अगर हम देखें तो चाइना जो है
वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। जब भी हम बात करते हैं, लेट्स से हम स्टील की बात कर ले, हम सोलर पैनल्स की बात कर ले, बहुत सारे सेक्टर्स में चाइना जो है उसका डोमिनेंस है। तो ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि कहीं ना कहीं अपने नेशन को लेकर के प्रायोरिटी सेट करना, तो वही यहाँ पे ट्रम्प अभी तक दिखाते आए हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, और यहाँ पे जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने भी इसी पॉइंट को मेंशन करा है, द डॉलर इज बीइंग यूज्ड एज अ वेपन, वी रियली सी दैट दिस इज सो, आई थिंक दैट दिस इज अ बिग मिस्टेक बाय दोज हु डिड दिस। तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में व्लादिमीर पुतिन जो है वो ये मतलब कहना चाहते हैं कि आगे चल करके जो हमारा खुद का लोकल करेंसी की बात जो है, ब्रिक्स स्पेशली जो ये कंट्रीज हैं जिनमें इंट्रा ट्रेड जो है वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू के रेस्पेक्टिव ट्रेड विथ चाइना, ये भी थोड़ा एक प्रॉब्लम है क्योंकि बाकी सभी कंट्रीज का ट्रेड चाइना के साथ ज्यादा है, ठीक है। वहीं नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी समिट के बाद में बेसिकली उन्होंने यही कहा कि ब्रिक्स शुड नॉट एक्वायर द इमेज ऑफ वन दैट इज ट्राइंग टू रिप्लेस ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। अब यूएस को जो लग रहा है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को रिप्लेस करके जो ब्रिक्स है वो उसका क्रिएशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि यहाँ पर जो है वो हम एक बैलेंस्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत क्लासिक एग्जांपल भारत ने अभी तक दिखाई है। इसी के साथ साथ में यहाँ पे इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, नाउ जस्ट अ रिमाइंडर टू एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट्स कि अगर आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और फॉर 2027 एंड यू रियली वांट कि आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठें और आप बेसिकली एक कॉन्फिडेंस के साथ में बैठे कि हाँ मैंने अपना 100% दिया है, और उसमें आपको लैक ऑफ गाइडेंस की मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये हो रही है कमी, आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आंसर राइटिंग जो है वहां पे एक गाइडेंस की जरूरत है, स्टडी मटेरियल, तो उन सब के लिए कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन है कि बेसिकली आप एक बार अप्रोच कर सकते हैं कविश आईएएस में। हमारे 2 ऑफलाइन सेंटर्स हैं एट वीआईपी रोड एंड हाजरा रोड, और फर्दर काउंसलिंग के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियोस भी कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टर्नओवर डेली एवरेजेस पर देखें तो एज पर द बीआईएस ट्राइनियल सेंट्रल बैंक सर्वे, ये जो है ये आप मेंस में कोट कर सकते हो कि बीआईएस ट्राइनियल जो सर्विस बीआईएस ट्राइनियल सेंट्रल बैंक सर्वे है 2022 का, उसके अकॉर्डिंग यूएस डॉलर is the dominant vehicle currency accounting for 88% according to BIS Triennial Central Bank Survey that to 2022 of the global forex turnover. The rupee accounted for 1.6%. Rupee अभी भी बहुत कम है जैसा हमने डिस्कस करा। The survey stated that if rupee turnover rises to equal to the share of non-US, non-euro currencies in global forex टर्नओवर ऑफ 4%, मतलब ये 1.6 से एटलीस्ट अगर 4% हो जाएगा, इट विल बी रिगार्डेड एज एन इंटरनेशनल करेंसी। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसी भी एक मान लो करेंसी को, लोकल करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनने के लिए कितना इनका शेयर होना चाहिए, तो 4% होना चाहिए ग्लोबल फॉरेक्स में, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ग्लोबल फॉरेक्स टर्नओवर जो है वो 4% का होना चाहिए, ठीक है। जबकि अमेरिकन डॉलर्स हमने देखा है कि ये 88% है, बहुत बड़ा चंक जो है वो अमेरिकन डॉलर्स ने यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रखा है। अच्छा, जैसा कि हमने कहा था इनिशियली कि यहाँ पे हम ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे बिटवीन जो भी ट्रेड होता है, जब भी हम बात करते हैं मान लीजिए रशिया का, तो लेट्स अज्यूम कि रशिया को यहाँ हम कॉमन रखते हैं, ठीक है। यहाँ हमने रशिया को कॉमन रखा है, और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे लेट्स सी कि यहाँ पे हम एक कंट्री लेते हैं इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं चाइना। अब यहाँ पे इंडिया और चाइना के बेसिकली अगर हम एंगल देखे हैं तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि इंडिया का जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 65 बिलियन डॉलर्स के आसपास निकल रहा है, जबकि चाइना इट्स मोर देन 200 बिलियन डॉलर्स। तो ये वास्ट डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी भी यहाँ पे जो चंक है वो बहुत ज्यादा जो चाइना का है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बेसिकली बिग 4 करेंसीज भी हैं, जो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकन डॉलर ही है। जब भी आप आईएमएफ के तहत भी आप पढ़ते हो तो ये बिग 4 करेंसीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें जो जापानीज येन है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चाइनीज रेनमिनबी है, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है।
और यूरो। ये बिग फोर करेंसीज हैं, इनका भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, आपको ये याद रहना चाहिए, प्रीलिम्स में आ सकता है इनमें से कौन सा बेसिकली बिग फोर करेंसीज में नहीं है, ठीक है। तो डॉलर तो है, बिल्कुल डॉलर है, लेकिन डॉलर के अपार्ट अगर हम बिग फोर करेंसीज देखते हैं तो ये सारे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत का जो इंडियन रुपी है वो बिग फोर करेंसीज का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यहां तक हमने इन पॉइंट्स को देख लिया है। अब यहाँ जो अगला स्लाइड है दैट इज चाइना कीन टू डोमिनेट। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो नया करेंसी बनेगा ब्रिक्स में वहां पे चाइना ही डोमिनेट करने लग जाए, क्योंकि चाइना आपको पता है कि एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट जो है वो भी मतलब कम है उनका एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब मान लो कि नई करेंसी जो बन जाएगी वहां पे चाइना का जो डोमिनेंस है वो ऑब्वियसली बढ़ सकता है, तो ये भी एक मतलब इशू निकल सकता है। अब इसके अलावा बेसिकली अगर हम देखते हैं तो स्विफ्ट और ब्रिक्स के थोड़ा सा डिफरेंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्विफ्ट के बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया है, ठीक है, इसका हमने फुल फॉर्म भी देख लिया है और इसका हमने हेडक्वार्टर्स भी देख लिया है, इट्स इन ब्रसेल्स, बेल्जियम। और फुल फॉर्म भी हमने देख लिया था, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, किस तरीके से मैसेज कैरियर का काम है। ब्रिक्स की बात हमने करी तो जिम ओ नील थे जिन्होंने ये टर्म कॉइन करा था ब्रिक्स का, ठीक है, 2001 में। और इनिशियली ये ब्रिक हुआ करता था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। साल 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, हमने बाकी रेस्पेक्टिव कंट्रीज तो देख लिया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और इसी के साथ साथ में अगर हम देखते हैं तो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन जो हुआ था, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, उससे कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट निकल के आता है, सीआरए। और ये कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो है वो मेंबर कंट्रीज जो हैं उनको मतलब ये आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्राइसिस यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर है तो उससे टैकल करने के लिए ये माने जाते हैं, ठीक है। तो ये है ओवरऑल ब्रिक्स का, और बेसिकली बाकी भी चीजें हैं। फर्दर आपको डिटेल में ब्रिक्स के बारे में जानना है तो उसके ऊपर हमने वीडियो करा है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से भी काफी कुछ जानने को मिला होगा, बीट द इकोनॉमी एंगल, बीट द जियोपॉलिटिकल एंगल। और अगर आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला है, वीडियो आपने पूरा देखा है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी वीडियोस हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।